नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के नेता और हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें गोरखपुर, लखनऊ समेत, मुंबई समेत तमाम जो ठिकाने वहां पर ईडी की छापेमारी की गई। आपको बता दें 700 करोड़ रुपए से का ये जो घोटाला था, जो बैंकों द्वारा आरोप लगाया कि बैंक से इन्होंने पैसे हड़प लिए बैंकों के, उसको लेकर के पूरा मामला है, जिसको लेकर के आज ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो समूह थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि विनय शंकर तिवारी ने जो बैंक से लोन लिया था, उसे दूसरे कंपनियों में पैसा लगा करके ट्रांसफर कर दिया, जिससे बैंकों को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और घाटा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के उन्होंने सीबीआई में केस दर्ज कराया था और सीबीआई ने जब ये केस दर्ज किया था, उसके बाद ईडी की एंट्री होती है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। 2023 में भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और करीब 72 करोड़ की संपत्ति जो है ईडी ने अटैच कर ली थी, जिसमें कई आवासीय फ्लैट्स थे, जमीनें थी और कृषि भूमि भी थी, जिसको उसने अटैच कर लिया था। आज जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची है तो हड़कंप मच गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ईडी है वो वहां पहुंच करके जो तमाम दस्तावेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसे अपने कब्जे में लेकर के तमाम चीजें आगे लेकर के बढ़ रही, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है। बैंक ऑफ इंडिया ने ये बार बार बताया था कि 700 करोड़ रुपए करीब बैंकों का नुकसान है और बैंक ऑफ इंडिया का अकेले करीब 200 करोड़ रुपए की जो जानकारी है वो निकल करके सामने आ रही है। गंगोत्री एंटरप्राइजेस और उससे जुड़ी कंपनियां जो है, उसके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है और जिस तरीके से पूरा का पूरा ये मामला निकल करके सामने आ रहा है, ईडी बहुत जल्द इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर कर सकती है। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, 6 बार वहां से चिल्लूपाल से वो विधायक रह चुके हैं और विनय शंकर तिवारी भी वहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता है। दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि बसपा के पूर्व नेता दद्दू प्रसाद आज समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एक एक करके जो बीएसपी के जो नेता है, जो कद्दावर नेता थे, वो लगातार उसका दामन छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी का सहारा या समाजवादी पार्टी के साथ होते चले जा रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा की बात की जाए, अगर स्वयं प्रसाद मौर्य पहले थे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने उसका दामन छोड़ दिया है। अब वो अपनी पार्टी बना करके अलग चल रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बसपा के एक और महत्वपूर्ण नेता की आज समाजवादी पार्टी में एंट्री होनी है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी का जो कद है, दायरा है, वो बढ़ता जा रहा है और बीएसपी का दायरा लगातार घटता जा रहा है। यही कारण है कि एकमात्र विधायक बचा है बीएसपी का, वो है केवल बलिया से उमा शंकर सिंह। और कहा जाता है कि वो बीएसपी की वजह से नहीं, अपने दम और अपने वोटों के या वहां की जनता की लोकप्रियता की वजह से वहां से जीत हासिल कर पाते हैं। तो उमा शंकर सिंह भी मात्र एकमात्र विधायक बचे हैं बीएसपी के, जो इस वक्त बीएसपी को खड़ा करके लेकर के चल रहे हैं। यूं कहें कि बीएसपी की कहीं ना कहीं जो मौजूदगी है वो दर्ज कराने में कामयाब हो पाए। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी में तमाम वक्त बिल को लेकर के प्रदर्शन की बात और विरोध की बातें हो रही थी। अब इसी मसले पर पुलिस ने व्हाट्सएप पे जो मशहूर शायर थे मुनव्वर राणा, उनकी बेटी को एक मैसेज भेजा। 10 लाख का मुचलका है, जो उन्होंने वक्फ बिल के विरोध में जो बातें की थी, उसको लेकर के पूरा का पूरा 10 लाख का ये मुचलके की बात सामने आ रही है। अब इसको लेकर के जो सुमैया राणा है, जो मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी है, वो अब इसके विरोध में कोर्ट जाने वाली है। तो लगातार आपको हमने बताया कि कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, कौन सी अपडेट है, और उसको लेकर के ये हम आपको बताया। और एक और खबर आपको हम ये भी बता दें कि आज और कल संघ प्रमुख लखनऊ में होंगे और कानपुर में होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ स्वैच्छिक एक संगठन है, उसके एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के आज उसकी अध्यक्षता करेंगे, जो 3 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के पूरा का पूरा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वैच्छिक एक संगठन है, उसको संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? जी अखंड, देखिए सबसे पहले बता दें कि जो रायबरेली में जो है सबसे बड़ा मामला है वो थाना जो है सरेनी के अंतर्गत है। जो कल बीती रात को जो है दिन में ही एक सूचना मिलती है पुलिस को कि एक मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो है कुछ लोगों ने जो है एक सामान्य वर्ग के
आदमी से जो है मारपीट करी। उस मारपीट में जब हुई तो पता चला कि किसी जो है पानी को लेकर, नाली के विवाद को लेकर के लड़ाई हुई थी। और बाद में पता चलता है कि दबंगों द्वारा जो मारा जाता है, वो मारने के बाद ट्रैक्टर में बांध करके उसको मारा जाता है। और इतनी बेरहमी से पिटाई होती है कि मौके पर ही उसकी जो है मौत हो जाती है। और जब इस पूरे मामले में रायबरेली पुलिस से बात होती है, अगर बात करें तो वहाँ के क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह, तो अनिल कुमार सिंह का कहना होता है कि इसमें बात हुई है, लेकिन अभी बॉडी को जो है कब्जे में लिया गया है। कब्जे में लेकर के इसका जो है उनको पंचनामा के लिए भेजा गया, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई एग्जैक्टली जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें हुआ क्या था और किस वजह से इसकी मौत हुई थी और क्या प्रकरण था। लेकिन जहां पे पूरे जिले में 2 दिन से पूरा मामला सरगर्मी से चल रहा है। और यहाँ के इंस्पेक्टर जो पहले बात करें थाना सरेनी के शिवशंकर सिंह थे, जिनको सलोन में अभी जो है ट्रांसफर किया गया है, सलोन थाना कोतवाली भेजा गया है। और जो यहाँ पे इंस्पेक्टर गए हैं वो शिवाकांत पांडे थाना डी से गए हैं। तो अभी 4 दिन पहले इन लोगों का ट्रांसफर हुआ और होते ही ये बड़ा वाकया हो जाता है, जो कि पूरे रायबरेली जिले में बड़े सरगर्मियों से और बड़े जोरों शोरों से ये मामले की जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस वजह से ये मरे हैं और क्या पूरा मामला था। जी अखंड। इंद्रवीर, एक सवाल ये भी है कि अगर पूरे के पूरे मामले की जांच अगर पुलिस नहीं अब तक पता कर पाई तो कौन पता कर पाएगा? इतने दिन बीत जाने के बाद भी क्या पुलिस के हाथ खाली है और जानकारी नहीं है? ऐसे में तो सवाल खड़े होंगे पुलिस के ऊपर ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से सीओ अनिल कुमार सिंह का कहना है कि अभी मेरे पास जो जानकारी है, मैं मौके पर ऑलरेडी मौजूद था। वहां पे मौके पर उसकी जो बहन है और जो परिवार वाले हैं वो हत्या का सीधा आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों ने बांधा और बांध करके फेंका। एग्जैक्टली इस पे अपर लेवल जो अगर बात करें तो डॉक्टर एसपी सिंह, एसपी रायबरेली का अभी तक के किसी तरीके कोई बयान नहीं है। और बात करें तो एडिशनल एसपी जो पुलिस महकमे में आला अधिकारी जिले में बैठते हैं, उनका अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। और मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया में बात करें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश ने भी उसकी बहन की बाइट अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी शेयर करी है इस पूरे मामले को। और मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक आला अधिकारी रायबरेली पुलिस का इस पे कोई बयान नहीं आया, क्षेत्राधिकारी को छोड़ करके। जी अगर बिल्कुल इंद्रवीर, लेकिन सवाल खड़े होंगे और इस तरीके से राजनीति भी होगी, क्योंकि ऐसे ही मामले को उठाकर, क्योंकि शासन की बात होती है और सुरक्षा की बात होती है, लेकिन अगर ऐसे मसले आएंगे तो एक राजनीतिक मुद्दा मिल जाएगा। और हर छोटे मसले को जो राजनीतिक दल है वो उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल तो मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं। पुलिस के पास भी तो ये कार्यवाही है कि कम से कम उन लोगों तक पहुंच पाए, तय तक पहुंच पाए कि आखिरकार इस तरह की घटना क्यों घटित, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कम से कम पुलिस की गिरफ्त में जरूर होना चाहिए था। आला अधिकारियों से बात कीजिएगा इंद्रवीर और पूछिएगा कि कब तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानी हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। ज्ञानी, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए बात करें प्रतापगढ़ से तो एक दुखद खबर आई कल आगरा से। और एक शहीद जवान थे जिन्होंने बात करें तो मिलिट्री में उन्होंने जो है इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी उन्होंने मिलिट्री में पैराशूट से उड़ने की प्रैक्टिस की थी, उनको प्रैक्टिस कराई थी, ट्रेनिंग दी थी एक तरीके से कह सकते। आगरा में वो तैनात थे, एयरफोर्स में थे और वो ट्रेनिंग दे रहे थे कुछ बच्चों को। ट्रेनिंग देने के दौरान पैराशूट नहीं खुला और उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। कल उनका पार्थिव शरीर जो है प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में आया था और कल उन्हें पूरी सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और खुद राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो एक वीर जवान को हम लोगों ने खोया और एक ऐसे जवान को खोया जिसमें बड़े बड़े लोगों को जो है ट्रेनिंग दी थी। इसमें इंडिया का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो इस जवान को खोया। और सबसे बड़ी बात कि मौके पे अगर बात करें तो इस ये भी था कि उनके भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिर्फ माँ बाप यहाँ पे। तो एक भाई वकील है जो कि लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, वो केवल वही भाई मौजूद था। और बीवी आगरा में ही उनके साथ रहती थी, लेकिन एक भाई जो ऑस्ट्रेलिया में था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार देखा, वो मौके पे नहीं आ पाए। तो एक दुख वो भी रहा, बाप जो फूट फूट कर रोता रहा। सन 2002 में वो जो है एयरफोर्स में जो है भर्ती हुए थे और आगरा में पोस्टिंग थी। उससे पहले दोनों जो शहीद जवान थे वो
कश्मीर में पोस्टेड थे, फिर उसके बाद 2012 के आसपास वो जो है यहाँ आगरा में पोस्टेड हुए। तो फिलहाल एक वीर सपूत को खोया गया है। काफी दुख की घड़ी पूरे प्रतापगढ़ शहर में है, दुख की लहर उठी हुई है। सोमू तिवारी ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। दूसरी बड़ी जब खबर की बात करें तो अखंड लगातार हम पहले भी राहुल के तो राहुल से भी हमने कहा और आज भी कह रहे हैं कि आईपीएल को लेकर के जिस तरीके से सट्टेबाजों का एक युग चल रहा है, अब लगातार व्हाट्सएपों पे चलने लगा है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। होटलों में अब सट्टेबाजी का गैंग शुरू हो चुका है पूर्ण रूप से, क्योंकि अगर बात करें तो कुछ मैचेस निकल चुके हैं और 18 मई से आगे तक ये जो है पूरा मैच चलना है, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस कोई एक्शन में नहीं दिख रही है। देखा गया आगरा में भी कुछ सट्टेबाजों को पकड़ा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार सट्टेबाजों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में भी अभी सूचना मिली कि 2-4 सट्टेबाज पकड़े गए। लगातार सट्टेबाजों को पकड़ा जा रहा है, उनके ठेकेदारों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस अभी तक कोई मूड में नहीं दिख रही है। कल ये भी देखा गया कि प्रयागराज में सुनने में आया कि कुछ सट्टेबाजों के हाथ जाने के छापा मारा गया, लेकिन पकड़ में नहीं है। तो अब प्रतापगढ़ पुलिस ऐसे कोई कदम नहीं उठा रही है। लगातार सट्टेबाजी यहाँ पे चल रही है। प्रतापगढ़ पुलिस किस मूड में है ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। जब भी बात करें तो कहते हैं कि जिले सूरबीर, लेकिन सब जानते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस की मिली भगत से इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। अगर चल रहा है तो इसमें कहीं न कहीं पुलिस की मिली भगत ज़रूर है और पुलिस उन पे एक्शन नहीं लेना चाह रही और सट्टेबाजी करवा रही, जिस कह सकते हैं कहीं न कहीं वो सट्टेबाजी में लिप्त है, वो करवा रहे हैं। जो मैंने पहले कहा था कि कहीं न कहीं पुलिस की मिली भगत होगी तभी इतना बड़ा कारोबार यहाँ चल रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अकल यानी सबसे बड़ी बात है कि जब काम करना होता है तो प्रतापगढ़ की पुलिस को लगता है कि आराम करने का समय है, और हो सकता हो धूप ज्यादा बढ़ गई है। धूप बढ़ गई है तो मन नहीं करता होगा कि बाहर निकले। लोगों को जब पकड़ेंगे तब ना, जब बाहर निकलेंगे, काम करना पड़ेगा। महाकुंभ के दौरान भी आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके की वहां की पुलिस का रवैया था, और फिलहाल जिस तरीके से आईपीएल में, देखिए एक महोत्सव है, फेस्टिवल है ये, उन तमाम लोगों के लिए फेस्टिवल है और कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के फेस्टिवल, ये फेस्टिवल जो मनाते हैं ऐसे लोग, कई लोगों का परिवार बर्बाद हो जाता है। तो पुलिस को खुद संज्ञान लेकर के कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर कार्रवाई आप नहीं करोगे तो उनका मनोबल तो लगातार बढ़ता जा रहा है, उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है। जो बुकीज होते हैं, सही शब्दों में बताएं कि बुकीज होते हैं वो तो कमाते हैं, लेकिन जो लोग पैसा लगाते हैं उनकी जिंदगी का हालत क्या है? ये शेयर मार्केट की तरह है। एक फैसले से, जैसे किस तरीके से आज शेयर मार्केट घट करके उन लोगों की करोड़ों के, लाखों करोड़ रुपए तो चले ही गए, लोगों की गाड़ी कमाई चली गई। ये सट्टे का बाजार जो भी होता है, जुए का बाजार होता है, ये आप पर केंद्रित नहीं होता है, इसमें लक बेस्ड होता है ये पूरा गेम। लेकिन पुलिस को अगर कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस ऐसे खाली हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, तो कैसे इस तरीके के कारोबार को बंद किया जाएगा? कैसे इस पर लगाम लगाई जाएगी? युवक अगर शराब के बाद सबसे ज्यादा इसी के आगोश में है, क्योंकि आजकल के युवाओं के पास सबसे बड़ी बात है कि हमें कमाना है बिना मेहनत के। अगर हम बिना मेहनत किए अगर आसानी से कमाया जा सकता है, तो मुझे लगता है इस तरीके के जो मैचेस होते हैं, इस तरीके की जो व्यवस्था होती है, सबसे आसान माध्यम है, वहां पैसा लगाइए आपको मिल जाएगा। लेकिन कमाने से ज्यादा लोग गवाते हैं। और तमाम जो, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की भी हम लापरवाही की बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इस तरीके के जो एप्स है, ड्रीम 11 टाइप के, एकदम स्पष्ट नाम लेके कह रहे हैं कि अगर ये जो एप्स है ये भी तो भविष्य खराब करी, इनके ऊपर क्यों नहीं लगाम लगाई जा रही है? इन लोगों को लेकर के भी तो, इनके ऊपर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हम लीगलाइज करके किसी तरीके से सट्टे को, हम इस तरीके से लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, असल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई सिर्फ एक यहाँ पे लीपापोती होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिछले साल एक जो है बुकी को पकड़ा गया और बुकी को पकड़ा गया, पकड़ के आप कुछ घंटों के अंदर छोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास से कुछ मिला नहीं। मैंने फिर कहा कि आप प्रतापगढ़ के परिजलांस के मामले में आप बहुत हाईटेक बनते हैं, ठीक है, आप हाईटेक बनिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपराधियों को बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हैं सर्विलांस के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 से 3 दिन पहले की बात है, आपने साइबर ठगों को पकड़ा, जो ठगी के शिकार हुए थे, उनके आप पैसे रिटर्न करा दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप इतनी बड़ी सर्विलांस के माहिर और जो है जानकार हो, तो आप इन मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? एक ही चीज़ है क्या? अभी 2 दिन पहले की बात है, फ्राइडे सैटरडे की रात की बीच की बात है, रात के 11:30 बज रहे थे। तो मैं अपने घर की ओर जा ही रहा था, तो मुझे एसओजी की एक सिपाही मिले। तो उन्होंने मेरी बात उनसे, भाई आप खबर
थोड़ा बहुत ही अच्छी चला रहे हैं। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक तो चलती रहेगी। ऐसे ही मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि सारी बुकिंग अब तक छोड़ के चले गए, आप तो छोड़ ही दीजिए ना खबर। ये वर्ड था उनका। तो सोचिए, सारी बुकिंग अगर आप चले गए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि छोड़ ही दीजिए खबर। तो छोड़ने का मतलब क्या है कि आज आईपीएल, कल तो दूसरी खबरें चलेंगी ना। ये उनका कहना था कि 7 ओवर फेंके। आज आप अब चले गए बुकिंग यहाँ से, हाँ, हम लेकिन वो बाद में ज़्यादा भले जा जिले के पाएंगे वहां नहीं। से, लेकिन वो अपना काम तो कर रहे हैं जिले में। बाहर से रह करके अपने शहर में अपना अपना धंधा तो चला रहे हैं। आप वो लोगों को बर्बादी के लक्ष्य पे लेके जा रहे हैं। तो आप सीधी सी बात है कि अगर वो बाहर चले गए हैं, तो आप रिलायंस के माध्यम से आप उनको बाहर से कैसे लेकर आ सकते हैं? जाना था आप कार्रवाई के लिए आप सब कुछ जानते हैं कि बुकिंग कौन कौन है, तब भी आप कार्रवाई किए तो साथ में चले कि सारे बुकिंग जिन्हें छोड़ दिए हैं, अब ऐसा कोई नहीं है, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं आप दूसरे जिले के ऊपर दारोगा, ठीक है, आप अपने पड़ोसी जहाँ पे हो, आप उस जिलों को उन अधिकारियों को आप सूचना दीजिए कि यहाँ पे हमारे जिले की बुकिंग है, आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। आपके यहाँ बड़ी कामयाबी होगी। आप एक अच्छा काम दिखा, लेकिन सीधे फंडा एक ही वर्ड होता है कि हमारे यहाँ से सब चले गए, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन काम चल रहे हैं। और कभी प्रतापगढ़ में पुलिस के अलावा हम पब्लिक बन के घूमे तो शायद उनको बुद्धि टकरा ही जाएंगे, लेकिन वो ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं बस इस चीज से। अगर यानी सबसे बड़ी बात है कि अगर देखिए कार्रवाई करना चाहेंगे तो मुझे लगता है पुलिस के हाथ क्यों कहते हैं कि बहुत लंबे होते हैं, कहीं से भी खोज निकालेंगे। लेकिन कार्रवाई करने का अगर मन बना ले तो देखिए ऐसा नहीं कि पुलिस को कुछ पता नहीं होता, पुलिस को सारी जानकारी होती है और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है इस बारे में भी बहुत अच्छे से वो जानती है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि पुलिस को देख करके, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा डेटा होता है कि बहुत आसानी से पुलिस पकड़ नहीं सकती। कई बार पुलिस के ऊपर ही आरोप लग गए हैं कि हमको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। तो पुलिस इस बात का भी पुलिस के पास एक बहाना भी कह सकते हैं अगर कार्रवाई ना करने के लिए। अगर कार्रवाई करना चाहे तो पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पुलिस सीधे तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो ऐसे लोगों की, क्योंकि देखिए परिवार बर्बाद होता है सट्टे की लत की वजह से। एक जिंदगी एक व्यक्ति नहीं बर्बाद होता, बल्कि पूरा का पूरा परिवार होता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे समाज में है। लेकिन अगर कार्रवाई करेगी पुलिस तो वो परिवार भी बचेंगे, साथ ही साथ ऐसे लोग सलाखों के पीछे होंगे जो युवाओं को या ऐसे लोगों को लगातार इसमें धकेलने का काम करे और बर्बाद करने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? जी जी, अगर आज हम बताएं कि हरदोई जनपद में अक्टूबर को लेकर हम आज खबर है, या हरदोई जनपद में प्रशासन लाख दावे कर रहा है अक्टूबर को लेकर। अभी हरदोई में एक छोटे सा बाबा तुरंत मंदिर है, उस मंदिर के आगे दुकानें लगी हुई है, और हरदोई में ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पर अक्टूबर न फैला हो। अगर यहाँ हम बात करें दुकानदारों की, जिलाधिकारी बंगा प्रसाद जी जो यहाँ पर जो दिशा निर्देश भी देते रहते और अक्टूबर को लेकर शिक्षा वो जानकारी भी देते कि इसका अक्टूबर यहाँ से हटा लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार लोग हैं अक्टूबर हटाना नहीं चाहते हैं, और उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर घटनाएं भी होती रहती है। और आज हम बताएं, आज जब हम छोटे जगह गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक तुरंत बाबा मंदिर है, मंदिर के केवल थोड़ी 2 फीट की जमीन बची है, बाकी टोटल कहीं पर ठेला लगे हुए हैं, कहीं पर फूल की दुकानें लगी हुई है। अगर वहां पर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी करता है तो ये दुकानदार लड़ाई लड़ने लगते हैं, कहीं ना कहीं लोगों पर अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। आदर्श, ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई फिर क्या हो रही है? अगर अतिक्रमण के खिलाफ आप कार्रवाई जी कर रहे हैं तो फिर ऐसे अगर अतिक्रमण लग जा रहा है तो कौन सी कार्रवाई फिर? काहे की कार्रवाई? अतिक्रमण क्या कार्रवाई क्या केवल फोटो या मीडिया में छाने के लिए, क्या कि अखबारों में छप जाए, टीवी चैनल पे चल जाए? अतिक्रमण अगर जस का तस बना हुआ है तो उस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का आपका फायदा क्या है? क्या मतलब है उस फायदे का? क्या केवल फोटो खिंचाने के लिए कार्रवाई की जाती है या फिर सच में कार्रवाई की जाती है कि जो अतिक्रमण रोड पर किसी भी रूप में किसी ने भी किया है उसको हटाया जाए? जी, अगर मैं बताना चाहूंगा कि दुकानदार जो है अपनी मनमानी को लेकर बिल्कुल बिल्कुल मानने को लिए तैयार अरे नहीं है, इस प्रशासन पर से कार्रवाई बड़ा भी अगर प्रशासन जी चाहेगा तो कैसे अतिक्रमण कर पाएगा दुकानदार? अगर कार्रवाई के नाम जी पर हटाई जा रही तो अगर कोई भी हो, दुकानदार हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर अतिक्रमण कर रहा है तो क्या वो प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन से बड़ा है वो, प्रशासनिक अमला से बड़ा है? उसके पास जानकारी नहीं है? वो उस अतिक्रमण के से वो फिर से अतिक्रमण कर रहा, प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं? ऐसी कोई ऐसी व्यापक रूप में अगर इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं उससे बढ़िया एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया जाए और ऐसा कुछ लेकर के आए जिससे इन अतिक्रमणों पर लगाम लगाई जा सके। ऐसा थोड़ी ना कि आज अतिक्रमण आपने हटवाया, निकल गए सड़कों पर और अतिक्रमण हटवा दिया, आपके जाते ही फिर से अतिक्रमण हो गया। ये मतलब क्या है इस तरीके के अभियानों का? जी, अभी तक अखंड जी जो था रोड पर जो ऑटो को लेकर फैल रहा था, साइकिल को लेकर फैल रहा था, लेकिन अब जो दुकानदार भी है जो है शायद मानने के इस पर जब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, यह दुकानदार लोग सुधरने को नाम नहीं है। जी अखंड। पता नहीं कब हम फिर कहते हैं ना कि हम वो अतिक्रमण की नौबत आती ही क्यों है ना, सवाल तो ये भी है। इसकी मिली भगत से अतिक्रमण हो जाते हैं
कि बाद में हटाना पड़ता है और फिर हटाने के बाद फिर से वो लोग लगा लेते हैं, फिर आप मजबूर। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें हुई हैं या कहीं रोजगार से जुड़ी हुई चीजें। तो अगर आप किसी को रोजगार पर चोट पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे बल्कि सवाल सरकार पर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन जब इस जी तरीके के बिल्कुल। अवैध अतिक्रमण लगाए जाते हैं तो उन पर स्टार्टिंग में ही कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल तो सबसे बड़ा ये है, उन लोगों पर कार्रवाई बाद में क्यों की जाती है जब उनका व्यापार चलने लगता है? तो यही कारण है कई बार इस तरीके के तमाम घटनाएं आती है जहां पर नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर पैसे वसूलने का आरोप लगाते हैं कि हम पैसे नहीं देते इसलिए हमारा ये जो यहाँ पर दुकानें हटवाई जा रही है। तो इससे पहले ही अगर शुरुआत में ही उस तरीके के अतिक्रमण अगर हटा दिए जाए तो इस तरीके की क्या कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी? जी 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 बिल्कुल आप सही करें क्योंकि यहाँ पर यदि यहाँ प्रशासन एक सख्त हो जाए तो अड़चन बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। जी अखंड। जिला अधिकारी से जरूर बात कीजिएगा और जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे पूछेगा कि आखिरकार इस तरीके की जरूरत क्यों पड़ती है कि अतिक्रमण आप हटाने जाते हो और अगले ही दिन पता चला फिर से अतिक्रमण लग गया। तो या तो अभियान चलाने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप मत चलाइए। कोई भी कार्रवाई करिए तो ठोस कार्रवाई करिए कि कम से कम लोगों को इससे निजात मिल सके और तमाम जो इस तरीके के लगातार आए दिन अतिक्रमण होते जा रहे हैं और जो सड़कें वो खत्म होती जा रही है ऐसे अतिक्रमणों की वजह से, तो इसलिए कोई ना कोई एक विशेष और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। आपको बता दें कि गर्मी का सितम लगातार जारी है और लगातार लू की चपेट अप्रैल के महीने में ही देखने को मिल रही है। ऐसा स्थिति अप्रैल में ही आ गई और मार्च आखिरी से ही जो ये मौसम बदलने का ये कहे कि तेज गर्मी तेज धूप इन लोगों को बेहाल कर रखा है। राजधानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो स्कूल की टाइमिंग है उसको जिलाधिकारी ने 7:30 से 1 बजे तक कर दिया गया, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप झेल रही है राजधानी की जनता। और अगर अगले 10 दिनों की बात की जाए तो लू की चपेट में और बहुत 40 के पार ये पूरा का पूरा पारा जा रहा है और ऐसे में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है और आम जन मानस अगर रोड पर आप देखेंगे तो दोपहर के समय निकलने से बच रहा है। और सही बात है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप सड़कों पर ना निकले, क्योंकि जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्मी ये ऐसी है कि आपके ऊपर सितम ढाने वाली है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो दो बड़ी खबर है। मैं पहली खबर पर जाना चाहूंगा। पहली खबर को पुरानी भी है लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी उसमें काफी तेजी हो गई है। जिस तरह से कि जो है एक नाबालिग बच्चे की मौत का मामला था दुबलिया थाना क्षेत्र का, जिस तरह से जो है एसओ को भी जो है लाइनाजर किया गया, दो सिपाही थे उनको उनको भी लाइनाजर। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अखंड राजनीति भी बड़ी हो गई कि आपको बता दें कि जो है माता प्रसाद पांडे को भी आना पड़ा, अजय राय को भी आना पड़ा, कांग्रेस पार्टी के कुछ डेलीगेशन भी आई, समाजवादी पार्टी के भी लोग आए। आपको बता दें कि अखंड जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश के जो आपके गौ सेवा के उपाध्यक्ष है नायर शुक्ला, वो भी वहां पे पहुंचे, उन लोगों ने भी शांत हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति काफी तेज हो गई। अखंड इसमें जिस तरीके से देखा गया है कि पुलिस द्वारा उनकी पिटाई से नाबालिग बच्चे की मौत हो गई और लगातार नेता लोग वहां पे पहुंच रहे हैं जिस तरीके से देखा गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई की बात अगर बात की जाए तो अभी भी मानना यह है लोगों का जो सभी जो भी नेता वहां पहुंच रहे हैं उनका एक ही कहना है कि क्या जो एसओ है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि लाइन हाजिर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। पूर्व में भी उस एसओ के खिलाफ आईबीसी ने भी खबर भी चलाई थी, पूर्व में भी वो लाइन हाजिर हुए थे। लेकिन क्या लाइन हाजिर होने कोई एक सोल्यूशन है उसका? और क्या जो पीड़ित बच्चा है, जो नाबालिग बच्चे की मौत हुई है, क्या उसको न्याय मिल पाना? खड़ी बहुत बड़ा सवाल। फिलहाल अखंड जिस तरीके से हररैया क्षेत्र का ये मामला है, हररैया के विधायक अजय सिंह है, अजय सिंह ने अभी बीते कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, क्योंकि लगातार उनके ऊपर एक आरोप लग रहे थे कि उसमें जो एक सिपाही है वो उनका गनर है और उस गनर को वो कहीं ना कहीं बचा रहे थे। कहीं ना कहीं जो बाबू साहब का मामला था उसको लेके बड़ी राजनीति काफी तेज हुई थी। अजय सिंह भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने पहुंच के एक बयान जारी किया था कि मैं इसमें किसी को नहीं बचा रहा हूँ, इसमें सिपाही से मेरा कोई रोल नहीं है, जनता रे मेरे लिए सर्वोपरि है, जनता ने मुझे वोट दिया है, मैं उनके वोट की वजह से यहाँ पे आया हूँ। मैं जब उसकी मृत्यु हुई है तो पीएम हाउस से लेके उसके घर तक मैं लगातार था, लेकिन जो मेरे पर आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और राजनीति का मुझे शिकार बनाया गया है। अखंड उन्होंने भावुकता में एक शब्द बोला है, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 9 दिन का व्रत हूँ, मैं एक शूरवंशी हूँ, अगर मैं भी चाहूँ तो श्राप दे सकता हूँ, उनका सर्वनाश हो सकता है। क्या मठ और मंदिर में रहने वाले ही श्राप नहीं दे सकते हैं? मैं भी श्राप दे सकता हूँ। कहने क्या ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है, वो भी मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बात का साफ कहा है कि भाई आप बयान अगर आप श्राप दे सकते हैं, आपका श्राप लग सकता है तो आप श्राप दीजिए। कहने क्या ये राजनीति काफी तेजी से हो गई है और सपा जो है वो भी लगातार इस पे हमला हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो चीजें हैं 10 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। 10 तारीख को जिस तरीके से ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ने ये भी बताया कि एसपी ने ये कहा है कि जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अखंड सवाल अब भी वही है, क्या उस नाबालिग बच्चे को वहां न्याय मिलेगा? क्योंकि नाबालिग बच्चा घर का एक ही बालक था, उसकी मृत्यु हो जाना पुलिस की पिटाई से कहीं ना कहीं अखंड ये सवालिया निशान खड़ा है।
अब ये देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। अखंड, ये पहली खबर थी जो बस्ती में। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है, एक नाबालिग बच्चे की मौत हो जाती है और उस बच्चे को जाति में बांट दिया जाता है। ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, वैश्य, क्या चल क्या रहा है हमारे देश में? हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि एक बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है, नाबालिग बच्चे की, और जिसने भी ये कृत्य किया है, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, एसओ हो या सीओ, जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर ये राजनेताओं को आखिर क्या हो गया? क्या ब्राह्मण, दलित, ये क्या बना रखा आपने पूरे देश को? जाति में बांट के रखा है आपने। एक बच्चे की हत्या आपको नहीं दिख रही है? अगर बच्चे की हत्या हुई है कस्टडी में पुलिस की, तो पुलिस की कार्रवाई, जो भी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लाइन हाजिर, अगर कोई अगर मानते हैं कि अगर बड़ी कार्रवाई नहीं है तो जो बड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ करनी चाहिए। पर इन राजनेताओं को कौन सबक सिखाएगा? ये राजनेता बच्चों के अंदर जाति खोजेंगे। वो जो बच्चा मरा है उसके अंदर, उसके मन में वो ब्राह्मण मरा है, ठाकुर मरा है, या भूमिहार मरा है, या दलित मरा है, ये खोजोगे आप? क्या राजनेताओं ने अपने आप को इस देश को बना रखा है? अगर इस तरीके की राजनीति करने के लिए आप जहां भी चले जाओ डेलीगेशन के रूप में, अगर आंदोलन कर सकते हो वक्त पे, तो आप भी करो कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर आपको लगता है तो। आप राजनेताओं ने इस देश को बर्बाद कर दिया है और आने वाले समय में भी आप लोग बर्बाद कर देंगे। एक बच्चे की मृत्यु नहीं दिखाई दे रही है आपको। अगर हम कहते हैं जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कीजिए, उसमें ब्राह्मण दलित क्या खोजने लगे आप? आपको केवल राजनीति चमकानी है, राजनीति का कुछ आपको नजर नहीं आता है? कैसे अगर इस तरीके इस देश के नेता पढ़ लिख करके आए हैं, और यकीन मानिए उन तमाम जो जातिगत राजनेताओं के अंदर जो बातचीत की जाती है, जो जातियों को लेकर के जातिगत राजनीति की बात करते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये देश कहाँ जा रहा है, हम अपने देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। उस बच्चे में उनको जाति नजर आ रही है कि ब्राह्मण का बच्चा है, ठाकुर का बच्चा है, भूमिहार का बच्चा है, दलित बच्चा है, या फलाना बच्चा है। बच्चा है, उस नाबालिग की जिंदगी चली गई, उसके माँ बाप शोक में है, और वहां जाकर के राजनीति चमका रहे हो। जो कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई की बात करो कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग इस देश को और समाज को दूषित करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे जितेंद्र। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों ना हो, चाहे समाजवादी पार्टी से क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस से ही क्यों ना हो, आप सभी लोग इस देश की मानसिकता को दूषित कर रहे हो, समाज को दूषित करने का काम कर रहे हो। आप लोग राजनीति करो। उस बच्चे का कसूर क्या है? अगर उस बच्चे को पुलिस ने पीटा और उस पिटाई के दौरान उस बच्चे की दुखद मृत्यु हुई, तो उसके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। राजनीति करोगे कि दलित, ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर और बच्चा है, और न जाने अगर उस पार्टी से भी ताल्लुक रखने वाले लोग जो मौजूदा सत्ता में है, अगर उसके भी लोग इस तरीके की बात करें, तो अपने आप में शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो वहां पर जाति खोज रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र की जनता, वो तुम्हारी जनता, सर्वोपरि जनता, तुम्हें जिता करके उसने तुम्हें सदन में भेजा है तुम्हारी बात रखने के लिए। अगर तुम एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करा पा रहे हो, और अगर सच में ऐसी घटना घटी तो क्या करोगे आप लोग? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से ये घटना घटी थी और उस दिन की बात की जाए, तो जिस तरीके से फिलहाल समाजवादी पार्टी की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए, डीएम कार्यालय पे और उनके आवास पे सभी लोगों ने धरना किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई, अगर मैं बात करूं अखंड की, मैं बस्ती से हूं, मैं यहाँ की बात करूं कि जिस तरीके से बस्ती की राजनीति, बस्ती के नेता यहाँ पे लोग हैं, बड़े बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री तक बस्ती में रह चुके हैं, जैसे रामप्रसाद चौधरी की बात की जाए या राजकिशोर सिंह की बात की जाए। राजकिशोर सिंह अपने समय के एक रॉबिनहुड भी माने जाते थे, तमाम ऐसे दिग्गज नेता बस्ती में थे, लेकिन अखंड सबसे बड़ी चीज थी, इतने बड़े नेता और भाजपा का ही जिला अध्यक्ष वो भी कार्रवाई की मांग करता है, और उनकी मांग के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी कार्रवाई, लाइन हाजिर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कहीं ना कहीं एक सांत्वना दी गई कि हाँ हमने किया है, और उस परिवार को कहीं ना कहीं जो एक ये कह सकते हैं कि एक लाइन हाजिर करके ये दिया कि ठीक है हम कार्रवाई करें। लेकिन फिलहाल जिलाधिकारी ने जो 3 सदस्यीय टीम बनाई है, 10 तारीख की रिपोर्ट में देखना होगा कि उसमें क्या कार्रवाई होती है अखंड। और अखंड, मैं दूसरी खबर पे जाना चाहूंगा अखंड, जिस तरीके से लगातार अस्पतालों के ऊपर एक आरोप लगते हैं, सरकारी अस्पतालों की बात की जाए कि डॉक्टर समय से नहीं बैठते हैं, मरीजों को नहीं देखते। अखंड, ऐसा एक अद्भुत नजारा अगर मैं बात की जाए तो बस्ती से नजर देखने को आया है। एक गरीब महिला जिसके पेट में लगभग 13 से 14 किलो का जो है स्टोन था उसके पेट में, जो उसका एक ऑपरेशन किया गया, लगभग 4 डॉक्टरों की पैनल की टीम ने। अखंड, सबसे बड़ी चीज उस जिला अस्पताल में किया गया है जहाँ पे ना वेंटिलेटर की सुविधा है, ना ऑक्सीजन की सुविधा है, जहाँ पे उन डॉक्टरों ने 4 डॉक्टरों ने उस महिला का ऑपरेशन किया और कहीं ना कहीं उस महिला की जिंदगी बचाती हुई अखंड नजर आए हैं। उन डॉक्टरों ने, सलूट है ऐसे डॉक्टरों को जिन लोगों ने जो है बिना किसी उपकरण के जो है उसका ऑपरेशन किया अखंड। और लगातार ये बस्ती में बड़ा चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि जिस ऑपरेशन का जो है सरकार प्राइवेट अस्पतालों में लाखों का खर्चा आता है, वहां बस्ती के जिला अस्पताल में मात्र से मात्र अखंड 10,000 रुपए में डॉक्टरों ने यह कारनामा करके दिखाया है अखंड। देखिए जितेंद्र, ये नजीर है कि करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, और लोगों को भी मैं आपको बता दूं कि हमारे मन में ही वहम है
कि हम सरकारी अस्पताल में ठीक नहीं होंगे, हम प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तभी ठीक होंगे। कोरोना के दरमियान सबसे ज्यादा अगर मृत्यु की बात की जाए तो उन प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि राजधानी में हम खड़े हैं, लगातार जो आंकड़े जारी किए गए थे कि जो लोग भर्ती हुए थे उनकी क्या स्थिति थी सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी है जितेंद्र, सरकारी अस्पताल में आप जाओगे तो आपको खुद इलाज बेहतर मिलेगा, वो अननेसेसरी चीजें नहीं लिखेंगे, लेकिन लोगों के मन में ये आता है कि हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर अव्यवस्था का शिकार हो जाएंगे, परेशानी बहुत होगी, झेलनी पड़ेगी, और इसीलिए लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं और एक मोटी कमाई, गाढ़ी कमाई ले जाकर के अस्पतालों को दे करके चले आते हैं। और किस तरीके से एक पूरी की पूरी व्यवस्था, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज आप ये खबर बता रहे हो और एक बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय भी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं नजीर है ना कि कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि उम्मीद ही जताई जाती है, क्योंकि आपके ऊपर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि तमाम जो जिंदगियां हैं वो प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सब लोगों को विश्वास होता है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे भैया बच ही नहीं पाएंगे, लेकिन लोगों को प्राइवेट अस्पताल में लोग फंसाए जाते हैं। और कई सरकारी अस्पतालों के बाहर किस तरीके के एम्बुलेंस प्राइवेट जो दलाल होते हैं प्राइवेट अस्पतालों के, वो खड़े होते हैं और उनको झांसा दे करके लेके चले जाते हैं कि भैया चलो यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, प्राइवेट अस्पताल में होगा। तो इन लोगों को सीख की जरूरत है, ऐसे देखनी चाहिए कि कभी कभी जो प्राइवेट अस्पताल है छोटी सी बीमारी को भी बहुत बड़ा बना देते। तो सभी लोगों से आईबीसी आप सभी से गुजारिश करता है, एक बार आप लोग अपने सरकारी अस्पताल पे जरूर विश्वास कीजिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल आपको कोई भी गुमराह नहीं करेगा, जो एक्चुअलिटी होगी वही बताएगा, जो एक्चुअल आपके साथ जो भी आपको बीमारी होगी वही बताएगा। लेकिन लोग पैसों के चक्कर में कि भैया पैसा हमारा लग जाए लेकिन हम ठीक हो जाए, इसलिए एक बहुत गाड़ी कमाई ले जाकर के अस्पतालों को देते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। लेकिन इतना जरूर है, पहली खबर की अगर बात करें तो राजनेताओं का जो रवैया है वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है, क्योंकि राजनेताओं को न सिर्फ अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसमें दलित, ठाकुर, भूमियार, ब्राह्मण ना जाने क्यों दिखता है, उसे अपराधी में जाति दिखाई देती है, उसे धर्म दिखाई देता है, लेकिन उसे अपराधी नहीं दिखाई देता। ये अपने आप में उन नेताओं के लिए शर्म की बात है जो जातिगत राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि अपराधी का ना तो कोई जाति होती ना ही कोई धर्म होता है। ऐसे में आप अपने जाति के नेता को, एक अपराधी को बचाने का काम करते हैं, और ऐसे में समाज में जो है ना गंदगी जो है वो फैलती है। लगातार ऐसी गंदगी को साफ करने का काम किया जाता है, लेकिन नेता ही इस गंदगी को आगे लेकर के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।